Bismillahirrahmanirrahim. We are going to start off our discussion with a very important subsection, that is heart. First of all, I would like to give you the big picture of the transport systems in man. You see in here कि जो man की जो transport systems हैं इनको हम दो major categories में divide करते हैं. We have got the blood circulatory system and secondly we have got the lymphatic system. In the blood circulatory system we have got the blood which is circulating fluid, and secondly we have got the circulatory system which in turn is comprised of heart and the blood vessels. So अब हम हार्ट को जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट है इन डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं. सो लेट्स हैव अ लुक एट द बिग पिक्चर ऑफ हार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्ट. सेकेंडली विल डिस्कस इन डिटेल द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड लास्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट द कार्डियक साइकिल. And first of all, let's start off with the introduction of heart. Heart is basically a pumping organ located in the chest cavity and enclosed in pericardium. जैसे कि आप इस फोटोग्राफ में भी देख सकते हैं कि चेस्ट कैविटी के अंदर हार्ट प्रेजेंट है और बेसिकली ये दो लंग्स के दरमियान होता है और इसकी जो टिप है टूवर्ड्स लेफ्ट साइड ओरिएंटेड होती है. वैसे ये सेंट्रली चेस्ट में प्रेजेंट होता है बट द टिप ऑफ द हार्ट इज टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड. और सीन है कि ये चेस्ट कैविटी में लोकेटेड है बिटवीन द टू लंग्स एंड इट्स एनक्लोज्ड इन द पेरिकार्डियम जो कि इसकी सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर है. एंड यू सीन हियर कि यहाँ पे इस फोटोग्राफ में आपको जो कार्डियक मसल्स हैं वो दिखाए जा रहे हैं एंड यू कैन सी कि जैसे ये कार्डियक ये हार्ट के डिफरेंट सेल्स आपको दिखाए जा रहे हैं. लाइक हियर यू कैन सी वन सेल और उसके बाद फिर दूसरे सेल्स भी हैं. राइट, यू सीन हियर जैसे ये सेल्स के डिफरेंट आपको न्यूक्लियर नज़र आ रहे हैं. दिस इज अ न्यूक्लियस. सो ओवरऑल ये कह सकते हैं आप कि ये हार्ट के डिफरेंट सेल्स हैं और ये जो सेल्स हैं आपस में सारे के सारे ये इंटरकनेक्टेड हैं. राइट, वाया द इंटरकलेटेड डिस्क विद मैनी गैप जंक्शंस. और जो हार्ट के जो सेल्स होते हैं ये स्केलेटल मसल सेल्स से इस तरह डिफरेंट होते हैं कि स्केलेटल मसल सेल्स में जो हर फाइबर है वो इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट होता है, लेकिन हार्ट के अंदर जो फाइबर्स हैं ये आपस में इंटरकलेटेड डिस्क से जुड़े हैं और इनका ब्रांचिंग पैटर्न होता है. And you seen here, I have got a question for you at this point in time. Cardiac muscles are different from skeletal muscles because of A option is having different mechanism of contraction. तो basically mechanistically तो दोनों same way में ही contract करते हैं. So this is not the answer. And then lacking myofibrils and myofilaments. तो दोनों चूंकि ये striated muscles हैं, दोनों में myofibrils और myofilaments भी होते हैं जो कि arranged होते हैं in the form of sarcomeres. So this is not the answer either. Having branched cells with irregular stripes. Yes, ये बात जो है ये कार्डियक मसल्स के बारे में ये ठीक है कि कार्डियक मसल्स में ब्रांच्ड सेल्स होते हैं जैसे अभी हमने फोटोग्राफ में डिस्कस भी किया, लेकिन जो स्केलेटल मसल्स हैं वहाँ पे सेल्स जो हैं वो ब्रांच्ड नहीं होते. सो बेस्ट रिस्पॉन्स वुड बी चार्ली टू दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. And I have a question for you. Which of the following is outermost layer of heart wall? A option is pericardium, B option is epicardium, C option is myocardium and D option is endocardium. So यहाँ से पूछा क्या जा रहा है outermost layer of the हार्ट वॉल, यानी कि हार्ट की वॉल की अपनी आउटरमोस्ट लेयर कौन सी है. सो पेरिकार्डियम हार्ट की वॉल की अपनी आउटरमोस्ट लेयर नहीं है बल्कि पेरिकार्डियम तो हार्ट से बाहर प्रेजेंट है. सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी बीटा, दैट इज एपिकार्डियम. Another question, pericardium is a single membranous. A option is single membranous, B option is double membranous, C option is fluid filled and D option is double membranous and the fluid filled. And we know कि जो pericardium है ये double membranous है और ये fluid filled भी है. So best response would be delta. Another range of questions, A option is left atrium, B option is right atrium, C option is left ventricle and D option is right ventricle. स्टेटमेंट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्ट चैम्बर रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी. तो पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आता है इनटू द राइट एट्रियम. बीटा वुड बी द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस स्टेटमेंट. नेक्स्ट स्टेटमेंट है, वीना केवा ड्रेन्स ब्लड इनटू विच हार्ट चैम्बर. तो जो वीना केवा है उन्होंने भी सुपीरियर और इंफीरियर वीना केवा ने बेसिकली पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही को ड्रेन करवाना होता है इनटू द राइट एट्रियम ऑफ कोर्स. सो आंसर वुड बी बीटा अगेन. नेक्स्ट स्टेटमेंट है, which of the following heart chamber pumps deoxygenated blood to lungs.
कौन सा चैम्बर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ भेजेगा? सो यू नो दैट द राइट वेंट्रिकल वुड एक्चुअली सेंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स। इसकी डिटेल हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्ट चैम्बर ड्रेन्स ब्लड इनटू पुल्मोनरी ट्रंक? तो ऑफ कोर्स पुल्मोनरी ट्रंक में जो ब्लड भेजता है वो ऑफ कोर्स राइट वेंट्रिकल ही भेजता है, और पुल्मोनरी ट्रंक से भी राइट और लेफ्ट पुल्मोनरी आर्टरीज में, और वहां से अल्टीमेटली जो कह लें कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स में जाता है फॉर सेक ऑफ ऑक्सीजनेशन। सो बेस्ट रिस्पॉन्स वुड बी डेल्टा फॉर दिस स्टेटमेंट एज वेल। Another range of questions for the same options. Which of the following heart chamber receives oxygenated blood from lungs? अब बात आती है कि oxygenated blood वो किस चैम्बर में आना है? From the lungs. So lungs से oxygenated blood को pulmonary veins लेके आती हैं into the left atrium. So alpha would be the best response to this question. इसकी जो रीजनिंग है हम आगे चल के डिटेल से डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्ट चैम्बर रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम पुल्मोनरी वेन्स? अगेन बेसिक आइडिया सेम है, सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस स्टेटमेंट इवन वुड बी लेफ्ट एट्रियम। एंड लास्ट स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्ट चैम्बर पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द होल बॉडी? तो पूरी बॉडी को जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजना होता है वो भेजना होता है लेफ्ट वेंट्रिकल ने। सो बेस्ट रिस्पॉन्स वुड बी चार्ली टू दिस क्वेश्चन। Another question, left ventricle does not pump blood to? तो लिवर की तरफ क्या ये लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड पंप करता है? ऑफ कोर्स लिवर सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर आता है, ऑफ कोर्स इसमें ये ब्लड को पंप करेगा। लंग्स को एज सच लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड पंप नहीं करेगा, हाँ ब्रेन को और किडनी को भी करेगा क्योंकि ये सारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन के साथ जुड़े हैं। सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी बीटा, द लंग्स। Another question, which of the following vein does not empty into inferior vena cava? A option is jugular vein, B option is hepatic vein, C option is hepatic portal vein, and D option is jugular vein and the hepatic portal vein. तो जो jugular vein है basically ये drain हो रही होती है into the superior vena cava, into the superior vena cava, जबकि जो hepatic vein है ये drain हो रही होती है into the inferior vena cava, जबकि जो हिपैटिक पोर्टल वेन है ये ड्रेन हो रही होती है टू द लिवर। ये वो वेन है जो कि गट से ब्लड को लेके स्ट्रेट लिवर तक जाती है और लिवर से आगे फर्दर हिपैटिक वेन ब्लड को लेके इंफीरियर वेना केवा में जाती है। सो हिपैटिक पोर्टल वेन भी डायरेक्टली इंफीरियर वेना केवा में ड्रेन नहीं होगी। सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी डेल्टा, द जुगुलर वेन एंड द हिपैटिक पोर्टल वेन, ये दोनों आप कह लें कि इंफीरियर वेना केवा में एम्प्टी नहीं होती, डेल्टा। Another question, the valve present between right atrium and right ventricle has how many flaps? A option is 1, B option is 2, C option is 3 and D option is 4. So right atrium और right ventricle के दरमियान जो valve है उसके 3 flaps हैं, तो tricuspid valve है, आंसर इज चार्ली। Another question, right atrium is separated from right ventricle by, A option is tricuspid valve, B option is bicuspid valve, C option is semilunar valve and D option is interatrial septum. So question क्या पूछा गया? Right atrium is separated from right ventricle by, so best response to this question would be tricuspid valve। ये straight book की line है by the way। principally speaking तो उल्टा right atrium right ventricle के साथ communicate आप कह लें कि इस tricuspid valve के जरिए कर रहा होता है। Anyways alpha would be the best response to this question। When right ventricle contracts, blood is passed to, जब right ventricle contract करेगा तो blood किधर जाएगा? into the pulmonary veins, the pulmonary trunk और aorta और the lungs। so straight away right ventricle से जो direct blood जाएगा वो जाएगा to the pulmonary trunk। हाँ pulmonary trunk से ultimately जो blood है वो pulmonary arteries के जरिए lungs में जाएगा। बहरहाल इस question का जो best response होगा that would be beta। Another question, the tricuspid valve is present between right atrium and right ventricle and pulmonary trunk, left ventricle and aorta, and none of these. So best response to this question would be right atrium and the right ventricle, alpha। Another question, left atrium pass oxygenated blood to left ventricle during, A option is atrial systole, B option is ventricular systole, C option is atrial diastole and D option is atrioventricular diastole। And the best response to this question would be atrial systole कि लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में कब जाएगा? तो ये एट्रियल सिस्टली के दौरान जाएगा। Don't join any traditional academy। नेशनल एमडीकैट की तैयारी के लिए ट्रेडिशनल एकेडमी ज्वाइन ना करें। अगर आप ट्रेडिशनल एकेडमी ज्वाइन करने की बजाय ऑनलाइन एकेडमी जैसे कि टॉप ग्रेड है से एंट्री टेस्ट की तैयारी करते हैं
तो इससे क्या फायदा होगा, इससे आप 6 से 8 घंटे डेली बेसिस पे अपनी सेल्फ स्टडी में ऐड कर लेंगे। और याद रखना कि सेल्फ स्टडी ये सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन डिटरमिनिंग द सक्सेस ऑफ ए स्टूडेंट इन द नेशनल एप्लीकेशन। और दूसरे नंबर पे आपकी प्रिपरेशन फास्टर, स्मार्टर और मच बेटर होगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप ऑनलाइन तैयारी करते हैं एकेडमी गए बगैर, तो आप 50,000 से लेके 1 लाख तक तकरीबन अपनी जो कॉस्ट है उसको भी सेव करेंगे। Rely on your own textbooks and topgrade.pk only. मैंने ओवर लास्ट डेकेड बेतहाशा सक्सेसफुल और फेलिंग स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज किए हैं। जो स्टूडेंट्स का मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फेलियर है वो ये है कि वो स्कैटर्ड रिसोर्सेज यूज करते हैं, वो बहुत सारी जगहों से एट सेम टाइम तैयारी कर रहे होते हैं। सो ये उनको उनका जो ओवरऑल फोकस है तैयारी के ऊपर, उसको ये चीज स्पॉइल कर देती है। हमने topgrade.pk प्लेटफॉर्म को आपके लिए इसीलिए बिल्ड किया है कि आपको अपनी टेक्स्ट बुक के अलावा और टॉपग्रेड के अलावा किसी भी और रिसोर्स को कंसल्ट करने तक की जरूरत ना हो। सो रिलाई ऑन योर ओन टेक्स्ट बुक्स। अब जिस भी प्रोविंस से है, रिलाई ऑन योर ओन टेक्स्ट बुक्स एंड topgrade.pk ओनली, क्योंकि आपकी अपनी टेक्स्ट बुक्स के अलावा जितना कुछ भी आपको चाहिए अपने इम्तिहान की तैयारी के लिए वो ऑलरेडी इसमें टॉपग्रेड में मौजूद है। और यहाँ भी मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट 4-5 इयर्स में 200 से ज्यादा ब्रिलियंट टीम मेंबर्स ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है। और इस प्रोजेक्ट को यहाँ तक हम लेके आए हैं कि अब हजारों स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री इससे बेनिफिट ले चुके हैं। Now let's start off our discussion with the structure of heart. Heart is basically composed of 3 layers. ये 3 layers से बना है। Number 1 we have got the epicardium, and then the myocardium, and thirdly we have got the endocardium. Epicardium is basically the outermost layer of the heart, and this is the layer which is in contact with the pericardium. And then we have got the myocardium. Myocardium is basically present between the in between the epicardium and the endocardium. So this is the layer which is present in between these two other layers, epicardium and endocardium, and this is the thickest layer of heart. अगर आपसे ये पूछा जाए कि हार्ट की तीनों लेयर्स में से सबसे ज़्यादा थिकनेस या सबसे ज़्यादा मोटाई किसकी है, आंसर वुड बी मायोकार्डियम, और इसके अंदर ही कार्डियक मसल्स होते हैं। सो ये एक पैराडॉक्सिकल सा फैक्ट है कि हार्ट की तीनों लेयर्स में कार्डियक मसल्स नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ जो मायोकार्डियम है दिस इज हार्बरिंग द कार्डियक मसल्स। इसका मतलब है कि जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी है या कॉन्ट्रैक्ट करने की सलाहियत है वो भी मेनली किस लेयर की वजह से है, ऑफ कोर्स दैट्स बिकॉज ऑफ द मायोकार्डियम, बिकॉज इट्स हार्बरिंग द कार्डियक मसल्स. And cardiac muscle fibers are different from those of skeletal muscles in being branched. So cardiac muscle fibers या कार्डियक मसल सेल्स ये किस तरह से स्केलेटल मसल के फाइबर्स या सेल्स से डिफरेंट होते हैं? एक तो ये ब्रांच्ड है, सेकेंडली ये ऑटोमेटिक हैं. ऑटोमेटिक से मुराद क्या है कि ये बगैर किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. सो अगर स्केलेटल मसल सेल होगा, जब तक उसको कोई इंपल्स नहीं आएगी, कोई सिग्नल नहीं आएगा, वो तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा. जबकि जो हार्ट के सेल्स हैं ये खुद ब खुद डीपोलराइज होके अल्टीमेटली ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. दैट्स व्हाई वी से कि ये हार्ट के सेल्स हैं दे आर ऑटोमेटिक. तो इस बात का प्रूफ ये भी है कि अगर आप हार्ट को बॉडी से कट करके अलग बाहर निकाल के रख दें और समहाउ उसकी न्यूट्रिशन को मेंटेन कर दें, इट वुड कीप बीटिंग फॉर अ सिग्निफिकेंट टाइम पीरियड, राइट? एंड ultimately this is because of the automaticity of the heart cells. And thirdly, the heart cells, they are electrically connected with each other via the intercalated discs and the gap junctions, you can say कि जो हार्ट के सेल्स हैं ये इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड हैं. अगर हम स्केलेटल मसल सेल्स की बात करें, से अगर हमारे पास ये स्केलेटल मसल का ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है और ये तीसरा सेल है, तो इनमें से हर एक की अलग अलग इनर्वेशन होगी, हर एक की अलग अलग इनर्वेशन होगी, तभी इन तीनों सेल्स को स्टिमुलेट किया जा सकेगा. इसके बरक्स अगर हम बात करें हार्ट के सेल्स की बात करें, से वी हैव गॉट वन सेल एंड द सेकंड सेल एंड द थर्ड सेल. सो यू सीन हियर कि ये जो सेल्स हैं ये आपस में इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड हैं. सो इनमें से अगर एक स्टिमुलेट होगा तो बाकी सेल्स ऑटोमेटिकली स्टिमुलेट हो जाएंगे. सो दिस इज बिकॉज के ये कनेक्टेड हैं वाया द इंटरकलेटेड डिस्क या गैप जंक्शंस.
And then we have got the endocardium, which is the innermost layer of the heart wall, and this is the layer which is in contact with the blood. ये वो layer है जो कि directly in contact है with the blood. So conclusively heart की 3 layers हैं. outermost layer epicardium जो कि pericardium के साथ जुड़ी है, innermost layer endocardium जो कि ब्लड के साथ एसोसिएटेड है या ब्लड के साथ इन कांटेक्ट है, एंड इन बिटवीन दीज टू लेयर्स थिकेस्ट लेयर है विच इज हार्बरिंग द कार्डियक मसल्स जो कि ऑटोमेटिक है, ब्रांच्ड है और इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है. And here we have got the structure of heart. So let me orient you towards this photograph. इसमें आप देख सकते हैं कि we have got the right atrium here. So graphically यहाँ पे ओवरऑल कह लें कि ये right atrium शो किया गया है. So this is the right atrium and this is the right ventricle. So ये graphically right ventricle शो किया गया है, and here you have got the left atrium. So ये left atrium है, right? This is the left atrium and here you have got this left ventricle. So यहाँ पे हमारे पास आ गया left ventricle. अब आप ज़रा गौर करें कि right atrium और right ventricle के दरमियान में जो valve है इसको हम कहते हैं this is the ट्राइकस्पिड वेल्व, क्योंकि अगर हम इसको देखेंगे तो ये बेसिकली 3 फ्लैप्स से बना होगा. ये ट्राइकस्पिड वेल्व है. और दूसरी तरफ अगर आप देखें कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में जो वेल्व है इसको हम बोलते हैं ये बाइकस्पिड वेल्व है, क्योंकि ये 2 कस्प से बना हुआ होगा. लाइक इसके ये 2 कस्प हैं. दिस इज द बाइकस्पिड वेल्व. ऑलराइट, इसमें आप फिर ये भी गौर करें कि जो राइट एट्रियम है बेसिकली ये 2 मेजर ब्लड वेसल्स इसमें ड्रेन हो रही हैं, एक सुपीरियर वेना केवा और दूसरी इंफीरियर वेना केवा. ग्रॉसली स्पीकिंग हार्ट के लेवल से अबव हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनसे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ड्रेन होगा इनटू द राइट एट्रियम वाया द सुपीरियर वेना केवा, जबकि हार्ट के लेवल से बिलो जो बॉडी पार्ट्स हैं उनसे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ड्रेन होगा इनटू द राइट एट्रियम वाया द इंफीरियर वेना केवा. और इसी तरह से अगर आप गौर करें तो जो लेफ्ट एट्रियम है दिस इज रिसीविंग द पुल्मोनरी वेन्स. सो इट्स रिसीविंग द पुल्मोनरी वेन्स. आप इसमें ये 1 और 2 ये 2 पुल्मोनरी वेन्स आप देख सकते हैं इस ट्रेसिंग के अंदर, लेकिन एक्चुअली देयर आर 4 पुल्मोनरी वेन्स जो कि लंग से लेफ्ट एट्रियम की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही होती हैं. सो यू सीन हियर पुल्मोनरी वेन्स पैराडॉक्सिकली ये वो वेन्स हैं जिनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और इनका जो टोटल जो इनकी तादाद है दैट इज 4, कि 2 फ्रॉम द राइट लंग एंड 2 फ्रॉम द लेफ्ट लंग. सो इस ट्रेसिंग में बेसिकली ये 2 नजर आ रही हैं, 2 पोस्टीरियर साइड से आ रही होती हैं, इसलिए उनको ट्रेसिंग में मैंने ड्रॉ नहीं किया. So 4 pulmonary veins they bring the oxygenated blood into the left atrium. और इसके अलावा आप ये भी जरा गौर करें कि जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से ये वेसल अराइज होती है, राइट, जिसको हम बोलते हैं पुल्मोनरी ट्रंक. सो राइट वेंट्रिकल से पुल्मोनरी ट्रंक अराइज हो रहा है और जो कि आगे राइट और लेफ्ट पुल्मोनरी आर्टरीज में बाइफरकेट हो रहा है पल्मोनरी ट्रंक. जबकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा इज राइजिंग, राइट, एओर्टा राइज हो रहा है और अल्टीमेटली ये असेंडिंग एओर्टा है और फिर ये वाला जो पोर्शन है ये आर्च ऑफ एओर्टा है और उसके बाद फिर ये एओर्टा इस तरह से कंटिन्यू रहेगा. फिर हार्ट की बैक साइड से एओर्टा ट्रेवल करता हुआ ये आता है टुवर्ड्स द इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ द हार्ट और यहाँ से अल्टीमेटली डायफ्राम से गुजर के इट विल मेक इट्स वे इनटू द एब्डोमेन. ऑलराइट, सो ये हार्ट के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है. एंड यहाँ पे ओवरऑल एक और रिमार्केबल बात जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि ओवरऑल जनरली स्पीकिंग हम कहते हैं कि आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन पुल्मोनरी ट्रंक या पुल्मोनरी जो आर्टरीज है, राइट और लेफ्ट पुल्मोनरी आर्टरीज, ये ऐसी आर्टरीज हैं जहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. ये एक पैराडॉक्स है, राइट. इसी तरह से हम जनरली ये बात कहते हैं कि वेन्स के अंदर डीऑक्सीडेटेड ब्लड होता है, लेकिन पुल्मोनरी वेन्स ये ऐसी वेन्स हैं जिनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, चूंकि लंग्स से ब्लड को ऑक्सीजनेट करवा के हार्ट की तरफ लेके आ रही हैं वेन्स. ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट. अब यहाँ पे आपसे डिफरेंट वेज में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए कि जो सुपीरियर वेना केवा है वो किस चेंबर में ड्रेन करेगी, राइट एट्रियम. इन्फीरियर वेना केवा इनटू द राइट एट्रियम. तो ट्राइकस्पिड वेल्व किस और किस चेंबर के दरमियान प्रेजेंट है, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल. इसी तरह से पुल्मोनरी वेन्स किस चेंबर में ड्रेन करेंगी, लेफ्ट एट्रियम. इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि जो ओवरऑल
जो बाइकस्पिड वेल्व है ये किस चेंबर के दरमियान प्रेजेंट है, तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान प्रेजेंट है। और इसमें आप एक चीज़ ये भी ज़रा गौर करें कि जो बेसिस हैं पुल्मोनरी ट्रंक की और एओर्टा की, इनकी बेसिस पे सेमीलूनर शेप्ड ये वेल्व्स मौजूद हैं। सेमीलूनर शेप्ड ये वेल्व्स, इस तरह के सेमीलूनर शेप्ड वेल्व्स मौजूद हैं। सो इन वेल्व्स की अरेंजमेंट इस तरह से है कि इनकी एक साइड पे जब प्रेशर लगता है तो ये वेल्व्स ओपन होते हैं और ब्लड इनके पास गुजर जाता है और उसके बाद फिर ये ऑटोमेटिकली वापस क्लोज हो जाते हैं एंड ब्लड की वापस रीगर्जिटेशन नहीं हो पाती। सो एओर्टा और पुल्मोनरी ट्रंक की बेसिस पे सेमिलुनर वेल्व्स प्रेजेंट हैं, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो ब्लड की वापस हार्ट में रीगर्जिटेशन को रोकते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द डायस्टली ऑफ द वेंट्रिकल्स। अब यहाँ पे ओवरऑल इसको हम फर्दर कुछ और क्वेश्चंस भी एग्जाम से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए कि पुल्मोनरी ट्रंक हार्ट के किस चैम्बर से अराइज होगा, बेस्ट रिस्पॉन्स वुड बी राइट वेंट्रिकल। और एओर्टा हार्ट के किस चैम्बर से अराइज होगा, बेस्ट रिस्पॉन्स वुड बी द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा जो है इसने अराइज होना है। ओके, सो अभी हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं ज़रा कि किस तरह से ये जो चैम्बर्स हैं एक्चुअली इनके अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो किस तरह से होगा। सो सबसे पहले चलें हम स्टार्ट करते हैं विद द राइट एट्रियम। सबसे पहले हम राइट एट्रियम से स्टार्ट करते हैं और हम ब्लड को ट्रेस करते हुए या ब्लड के फ्लो को ट्रेस करते हुए वापस दोबारा राइट एट्रियम तक ही आएंगे। सो ये सीन हेयर कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से वो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा के जरिए आ जाता है इनटू द राइट एट्रियम। फिर राइट एट्रियम से वो ट्राइकस्पिड वेल्व से गुजर के अल्टीमेटली चला जाता है इनटू द राइट वेंट्रिकल। पर राइट वेंट्रिकल से जब वेंट्रिकुलर सिस्टली होती है तो वो चला जाता है इनटू द पुल्मोनरी ट्रंक और पुल्मोनरी ट्रंक के लॉन्ग वो चला जाता है इनटू द राइट एंड द लेफ्ट लंग्स। सो राइट और लेफ्ट लंग्स में जाके वो ब्लड ऑक्सीजनेट होता है और ऑक्सीजनेट होने के बाद वो पुल्मोनरी वेन्स के जरिए आ जाता है, पुल्मोनरी वेन्स के जरिए अल्टीमेटली आ जाता है इनटू द लेफ्ट एट्रियम। सो लेफ्ट एट्रियम से फिर बाइकस्पिड वेल्व से गुजर के वो जो ब्लड है वो आ जाता है इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल की सिस्टली के नतीजे में ब्लड चला जाता है इनटू द एओर्टा और एओर्टा के अलोंग अल्टीमेटली फिर पूरी बॉडी की डिफरेंट आर्टरीज में वो डिस्ट्रीब्यूट होता है और आर्टरी से होता हुआ कैपिलरीज में जाता है, जहां से उसमें से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मूव करते हैं इनटू द बॉडी सेल्स और अल्टीमेटली कार्बन इवन जो ऑक्सीजन है वो भी मूव करती है आउट ऑफ द कैपिलरीज इनटू द सेल्स और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्रोड्यूस हुई है इनसाइड द बॉडी सेल्स वो डिफ्यूज करेगी इनटू द सिस्टेमिक कैपिलरीज और अल्टीमेटली कैपिलरीज के मिलने से क्या बनेंगे, वेन्यूज और फिर स्मॉलर वेन्स एंड देन लार्जर वेन्स। अल्टीमेटली यू विल हैव द सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा और जिनके अलोंग अगेन जो ब्लड है वो आ जाएगा इनटू द राइट एट्रियम। सो इस तरह से हमने ब्लड की पूरी ट्रेसिंग को देख लिया कि ब्लड कहां से कैसे ट्रेवल करता है। लेकिन अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैं चाहता हूं कि आप नोट डाउन करें वो ये है कि हार्ट के जो डिफरेंट चैम्बर्स हैं ये जब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं या जब इनकी सिस्टल डायस्टली होती है दे आर एक्चुअली ऑल वर्किंग इन हार्मनी विद ईच अदर। जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन कि अगर सारे के सारे हार्ट के चैम्बर्स इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट कर जाएं, राइट, तो इससे क्या होगा कि जो नेक्स्ट बीट है उसमें हार्ट के पास पंप करने के लिए ब्लड ही नहीं होगा, राइट। तो इसका मतलब है कि देयर शुड बी अ वेरी गुड हार्मनी बिटवीन द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। अब वो हार्मनी क्या है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अब जस्ट इमेजिन करें कि मेरा ये जो हैंड है, लेफ्ट हैंड है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एट्रिया को और मेरा ये जो राइट हैंड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेंट्रिकल्स को। सो यू सीन हियर व्हेन द एट्रिया दे आर रिलैक्सिंग एट दैट टाइम द वेंट्रिकल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग। एट्रिया जब रिलैक्स कर रहे होते हैं उस वक्त ये बेसिकली बॉडी से ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं और उस वक्त जो वेंट्रिकल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं और अब ये कह लें कि दे आर सेंडिंग ब्लड वेंट्रिकल्स, दे आर सेंडिंग ब्लड इनटू द एओर्टा एंड द पुल्मोनरी ट्रंक। आई एम टॉकिंग अबाउट द लेफ्ट एंड द राइट वेंट्रिकल रिस्पेक्टिवली। और उसके बाद जब फिर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एट दैट टाइम द वेंट्रिकल्स आर रिलैक्सिंग। सो you can say that they are working in harmony with each other. So ultimately, so this is the pumping of the heart. So that's how they are working in harmony with each other. So mechanistically किस तरह से ये हार्मनी मेंटेन की जाती है इसको भी आगे चल के हम डिस्कस करते हैं जब हम खास तौर पे हार्ट की फंक्शनिंग के ऊपर फोकस करेंगे। मतलब अभी हमारा जो मेजर फोकस है वो हार्ट के स्ट्रक्चर पे था। हमने स्ट्रक्चरली जो हाईएस्ट शील्ड पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस किया। कुछ और पॉइंट्स जो यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट वो ये है कि कई दफ़ा ओवरऑल सेप्टा के बारे में डिस्कशन की जाती है कि किस और किस चैम्बर के दरमियान में कौन सा सेप्टम प्रेजेंट है। सो इसमें आप जरा गौर करें कि जो एट्रिया के दरमियान में सेप्टम होगा
इसको हम बोलते हैं दिस इज इंटर एट्रियल सेप्टम। इस तरह से जो वेंट्रिकल्स के दरमियान में सेप्टम होगा इसको हम बोलते हैं दिस इज द इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और इस तरह से जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स के दरमियान में जो सेप्टम होता है इसको हम बोलते हैं दिस इज एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। और अल्टीमेटली ये जो वेल्व्स हैं, ये जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व्स हैं रिस्पेक्टिवली ऑन द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, इन वेल्व्स के जरिए जो राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल रिस्पेक्टिवली ये कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। और राइट एट्रियम से अगर राइट वेंट्रिकल में ब्लड ने जाना है ऑफ कोर्स ये ट्राइकस्पिड वेल्व से होके जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से अगर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाना है तो वो बाइकस्पिड वेल्व से होके ब्लड जाएगा। अब एक और तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर ऑफ हार्ट इज स्ट्रॉन्गेस्ट, राइट। सो और इसी तरह से एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा चैम्बर है हार्ट का जहां पे हाईएस्ट ब्लड प्रेशर होगा या जहां पे लोएस्ट ब्लड प्रेशर होगा, राइट। सो यू सीन हेयर इसके लिए कुछ जनरलाइजेशंस हैं, उनको हम अभी आगे चल के डिस्कस करते हैं। यू सीन हेयर कि जनरली स्पीकिंग जो वेंट्रिकल्स हैं दे आर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू एट्रिया। सो अगर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है तो राइट वेंट्रिकल स्ट्रॉन्गर होगा, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है तो अगेन ऑफ कोर्स लेफ्ट वेंट्रिकल स्ट्रॉन्गर होगा। अगर दोनों एट्रिया को भी कंपेयर करें, से अगर लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को भी अगर आप कंपेयर करें तो वेंट्रिकल इट हैज टू बी द स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू एनी एट्रियम, राइट, भले वो लेफ्ट हो या राइट हो। सो ये एक जनरलाइजेशन है कि वेंट्रिकल्स या इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि वेंट्रिकल्स दे आर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द एट्रिया। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो लेफ्ट साइड है हार्ट की दिस इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द राइट साइड ऑफ द हार्ट, क्योंकि जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है दिस इज मेनली डीलिंग विद द पुल्मोनरी सर्कुलेशन। इसने मेनली क्या करना है, इसने ब्लड को रिसीव करके अल्टीमेटली जस्ट लंग्स तक पंप करना है और वहां से फिर दोबारा उसने हार्ट तक आ जाना है। जबकि जो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट है दिस इज मेनली डीलिंग विद द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, कि वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप होना है अल्टीमेटली उसने पूरी बॉडी में जाना और अल्टीमेटली फिर उसने वापस हार्ट तक आना है। सो इसीलिए जो लेफ्ट साइड है दिस इज मच मोर स्ट्रॉन्गर साइड। सो इस तरह से अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो हार्ट का स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर है वो कौन सा है, बाय डिफॉल्ट जो लेफ्ट वेंट्रिकल होगा दिस वुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर ऑफ हार्ट। और अब अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि हाईएस्ट प्रेशर ब्लड का किस चैम्बर में बिल्ड होगा, अगेन वो जो स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर है ऑफ कोर्स वहीं पे बिल्ड होगा। सो अगेन बेस्ट रिस्पांस वुड बी लेफ्ट वेंट्रिकल। और अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि जो लोएस्ट प्रेशर है वो आप हार्ट के किस चैम्बर में एक्सपेक्ट करेंगे, एंड द बेस्ट रिस्पांस टू दिस क्वेश्चन वुड बी What do you think? It would be a ventricle or atrium? हम लोएस्ट प्रेशर की बात कर रहे हैं ना, बेसिकली हम वीकेस्ट चैम्बर जानना चाह रहे हैं कौन सा। हमें पता है कि एट्रिया वीकेस्ट है, इसका मतलब है लेफ्ट और राइट साइड में से, लेफ्ट और राइट एट्रियम में से ही कोई चैम्बर इसका आंसर होगा। लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड की निस्बत स्ट्रॉन्गर है। इसका मतलब ये हुआ कि राइट एट्रियम इज द वीकेस्ट चैम्बर ऑफ हार्ट एंड दैट्स एग्जैक्टली वेयर यू वुड एक्सपेक्ट द लोएस्ट प्रेशर ऑफ ब्लड। ऑलराइट, सो ये हाई यील्ड फैक्ट्स है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। सो इसमें ये एक और कंप्यूटराइज फोटोग्राफ है, हम इसको डिस्कस करते हैं। यू सीन हेयर यहाँ पे किस तरह से हमारे पास राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है, दरमियान में हमारे पास ये एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व है जिसको हम ट्राइकस्पिड वेल्व भी कह रहे हैं। फिर वी हैव गॉट द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल जिसके दरमियान में यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है जिसके दरमियान में हमारे पास ये वाला जो है वो बाइकस्पिड वेल्व है। ये भी एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व ही है, ये बाइकस्पिड वेल्व है। सो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व को कलेक्टिवली हम एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स भी कह देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बड़ा थिक इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है और दोनों एट्रिया के दरमियान में इंटर एट्रियल सेप्टम भी होगा। एंड यू कैन ऑल्सो सी कि किस तरह से ओवरऑल जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम बेसिकली इसके अंदर जो इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा के जरिए ब्लड आ रहा होता है। और इस तरह से जो लेफ्ट एट्रियम है दिस इज रिसीविंग ब्लड फ्रॉम द pulmonary veins, two from the right side and two from the left side of course, राइट। सो और इसी तरह से आपको यहाँ पे ये जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से पुल्मोनरी ट्रंक और फिर राइट और लेफ्ट पुल्मोनरी आर्टरी भी राइज करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस तरह से लेफ्ट वेंट्रिकल से आपको ये एओर्टा भी नजर आ रहा है निकलता हुआ। और एओर्टा में और पुल्मोनरी ट्रंक में, एओर्टा और पुल्मोनरी ट्रंक की बेसिस पे आपको सेमीलुनर वेल्व्स भी नजर आ रहे होंगे। सो यू कैन सीन हियर ये एक सेमीलुनर वेल्व है, इस तरह से यहाँ पे एक सेमीलुनर वेल्व है, एओर्टा की बेस पे एक सेमीलुनर वेल्व होगा। सो ये जो सेमिलुनर वेल्व्स हैं बेसिकली ये एओर्टा और पुल्मोनरी ट्रंक की बेसिस पे प्रेजेंट हैं विच प्रिवेंट द रिगर्जिटेशन ऑफ ब्लड इनटू द हार्ट स्पेशली ड्यूरिंग द डायस्टली ऑफ द वेंट्रिकल्स।
सो हार्ट बेसिकली ये एक डबल पंप के तौर पे काम करता है. सो डबल पंप का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी मैं आपको देता हूं. अब जस्ट इमेजिन करें कि से हमारे पास ये क्या है, ये है वी हैव गॉट द राइट वेंट्रिकल हेयर. सो ये हमारे पास है जी राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक और अल्टीमेटली पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए ब्लड जाएगा इनटू द लंग्स, और वहां से फिर पल्मोनरी वेन्स के जरिए वो वापस आएगा ऑक्सीजनेट होके इनटू द लेफ्ट एट्रियम. सो ये जो सर्कुलेशन है बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम, इसको हम बोलते हैं दिस इज पुल्मोनरी सर्कुलेशन. और उसके बाद फिर जो लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आया अल्टीमेटली ये जाएगा इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये जो ब्लड है ये जाएगा इनटू द एओर्टा के जरिए पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, बॉडी सेल्स तक जाएगा, वहां से फिर दोबारा डीऑक्सीजनेट होके कार्बन डाइऑक्साइड को लेके ये अल्टीमेटली आएगा इनटू द राइट एट्रियम अगेन वाया द सुपीरियर एंड द इंफीरियर वेना केवा. सो ये राइट एट्रियम में आ गया. सो ये जो सर्कुलेशन है बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द राइट एट्रियम, ये कौन सी सर्कुलेशन है? दिस इज कॉल्ड एज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन. सो अगर एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो पुल्मोनरी सर्कुलेशन है ये हार्ट के किस और किस चेंबर के दरमियान में है, तो पुल्मोनरी सर्कुलेशन ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान है. जबकि अगर आपसे एग्जाम क्वेश्चन पूछता है कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन किस और किस चेंबर के दरमियान में है, बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द राइट एट्रियम. सो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक ही ऑर्गन है हार्ट विच इज एक्चुअली पंपिंग द टू सर्कुलेशंस और पुशिंग द टू सर्कुलेशंस एट द सेम टाइम. सो इसीलिए हम कहते हैं कि हार्ट एक डबल पंप है. ऑलराइट, सो नाउ वी हैव गॉट द कार्डियक साइकिल. सो अभी तक हमने हार्ट की इंट्रोडक्शन को इन डिटेल डिस्कस किया, और उसके बाद फिर हमने हार्ट के स्ट्रक्चर को भी काफी डेप्थ में जाकर डिस्कस किया. एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ आवर डिस्कशन विद द कार्डियक साइकिल. So let's discuss few questions. Pacemaker contains nerve endings of which nervous system? A option is autonomic, B option is enteric, C option is somatic and D option is peripheral. So pacemaker के साथ जो nerve endings associated हैं वो basically किसके associated हैं? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की यस ये हो सकती हैं. एरिक ये तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट या डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का सेगमेंट है, और जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ये तो वॉलंटरी एक्शंस को रेगुलेट करता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये तो एक बहुत बड़ी डिवीजन है. ऑफ कोर्स जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है और सोमैटिक है या इवन एंटेरिक भी है, ये सारे के सारे पेरिफेरल ही के लिम्स हैं. सो ये भी आंसर नहीं है स्पेसिफिक. बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें इन टर्न फर्दर दो डिवीजन आती हैं, द सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड द पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. सो अब ये कह सकते हैं कि जो हार्ट का पेस मेकर है दैट इज द एसए नोड, उसकी नर्वेशन सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों से हो रही होती है. आगे चल के जरा हम इसको इन डिटेल डिस्कस भी करते हैं और इसकी फर्दर रीजनिंग को भी देखेंगे क्वेश्चन की. Another question, the lobe sound is produced due to the closure of valves between. इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये प्रेटी कंफ्यूजिंग होते हैं फॉर द स्टूडेंट्स. एनीवेज इस क्वेश्चन को हम एक दफ़ा डिस्कस करते हैं. यहाँ पे मैं सिर्फ आपकी इवैल्यूएशन की पर्पस से ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. अभी रेस्ट ऑफ द डिस्कशन में इंशाल्लाह इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी मैं क्लियर करूंगा. ए ऑप्शन हमारे पास क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा. बी ऑप्शन इज राइट वेंट्रिकल एंड पुल्मोनरी ट्रंक. सी ऑप्शन इज एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स एंड डी ऑप्शन इज लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट एट्रियम. क्वेश्चन क्या है? वंस अगेन, द लोब साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू क्लोजर ऑफ वेल्व्स बिटवीन, एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज एट्रिया एंड द वेंट्रिकल्स. इसकी रीजनिंग को आगे चल के हम डिस्कस करते हैं. सेमिलुनर वेल्व्स ओपन ड्यू टू A option is atrial systole and B option is ventricular systole and C option is atrial diastole and D option is atrioventricular diastole, and the best response to this question is ventricular systole. इसके भी रीजनिंग को आगे चल के हम डिस्कस करते हैं. Another range of questions. So हमारे पास A option अब यहाँ पे है atrial systole, B option is ventricular systole, C option is atrial diastole and D option is atrioventricular diastole. और क्वेश्चन है हमारे पास closure of atrioventricular valves and opening of semilunar valves takes place during. सो जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स हैं ये कब क्लोज होंगे और सेमिलुनर वेल्व्स कब ओपन होंगे? बेसिकली ये दोनों काम कब हो रहे होते हैं? ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टली. सो बेस्ट रिस्पॉन्स वुड बी बीटा टू दिस क्वेश्चन. एंड ब्लड पास टू द पुल्मोनरी ट्रंक एंड एओर्टा एज अ रिजल्ट ऑफ कोर्स जब जो राइट वेंट्रिकल से पुल्मोनरी ट्रंक में और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जो ब्लड ने जाना है वो उसी वक्त जाना है जब वेंट्रिकुलर सिस्टली हो रही होगी, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे.
So best response to this question would be beta. जैसे ही आप अपनी topgrade.pk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें ये पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड टॉप ग्रेड के, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जेक्टिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिक, रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया, इसको यहाँ से प्ले कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शंस फिर ओपन हो गए। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम ट्रेंड्स। एनीवेज, सो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें, से सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को मैं चूज करता हूँ, तो इसके सारे के सारे टॉपिक्स ओपन हो गए। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। सो काफी सारा टाइम जो है आपका वो सेव होगा, आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है, दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक। सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें आप देखें कि आप डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं। सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है, या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें, उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं। कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चंस उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने topgrade.pk पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चंस का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चंस के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं। से अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चंस को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया था उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चंस उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का, और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है। अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए ही नहीं आपके। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चंस का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है। अगर हम गौर करें, देखें कि ई कैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट पंजाब के और ईटा केपीके के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल। आप किसी भी टैग पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चंस हैं वो आ जाएंगे। ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट पूल है जो कि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा। एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें, से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए। इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शंस को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ। से मैंने 2 सेक्शन को चूज किया, इसमें से मैं कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सब सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ। या मैं डिफाइन करूंगा मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यूज का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यूज का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया। सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्ट्रीम। जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केपीके का पास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस हैं,
इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर आपने पिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया। अगर आपने इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुक मार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह। यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया। एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ। सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे वो सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है उसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही होगी। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है। यहाँ से आप किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं अपनी तैयारी के शुरू में या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन एफएलपीस को जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें एक तो वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा वो आपको गाइड कर रहे हैं। हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे ये टेस्टिमोनियल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है, अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का, वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जो है वो विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमटी कैट का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन के आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। जैसे अगर आप एग्जाम आपका 1 महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। सो इसमें हमने आपको ये बताया है, स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड वो सारे के सारा आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली हैं। इसमें बहुत सारे हवालों से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज अबाउट topgrade.bk। अब लास्ट में मैं आपको यही कह के अपने डिस्कशन को कंक्लूड करना चाहूंगा कि देर ना करें, अभी से टॉप ग्रेड को ज्वाइन करें और मेडिकल कॉलेज में अपना दाखिला यकीनी बनाएं। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, मे अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज। Now let's talk about the cardiac cycle. First of all, the introduction of the cardiac cycle. The cardiac cycle comprises a complete relaxation and contraction of both atria and the ventricles. So basically एट्रिया और वेंट्रिकल्स के पूरी कंप्लीट रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन का जो साइकिल है, collectively it's constituting the cardiac cycle. So one cycle it lasts approximately for 0.8 seconds. So ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि एक कार्डियक साइकिल कितना टाइम लेता है या एक कार्डियक साइकिल के लिए कितना वक्त दरकार है। बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी 0.8 seconds. So और ये हमें पता है कि ये किस हिसाब से है कि बेसिकली जो हमारा हार्ट है ये 72 बीट्स पर मिनट पे बीट कर रहा है। So इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 72 बीट्स पर मिनट पे बीट कर रहा है तो ओवरऑल 0.8 सेकेंड लग रहे हैं एक साइकिल को कंप्लीट होने में। सो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, कार्डियक साइकिल इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एंड द मैकेनिकल एक्टिविटी। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये दो चीज़ें हैं, एक है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और दूसरी है मैकेनिकल एक्टिविटी। अगर आप चाहते हैं कि आपने कार्डियक साइकिल को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, आपने इन दोनों एक्टिविटीज के ऊपर अलग अलग फोकस करना है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एंड द मैकेनिकल एक्टिविटी। यू सी इन हियर, नाम से ही जाहिर है
electrical activity, this is something related to current, and mechanical activity, this is something related to physical happening. अब just imagine करें कि फर्ज करें कि अगर मैं फैन का बटन ऑन करता हूं और करंट फ्लो करता है टू द फैन, तो ये क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, और उसके बाद फिर फैन का चलना ये मैकेनिकल एक्टिविटी है. सिमिलरली जब मैं लाइट का बटन ऑन करता हूं तो लाइट का बटन ऑन करने से जो करंट जाएगा लाइट बल्ब तक या ट्यूबलाइट तक, वो क्या है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, और उसके बाद फिर उसका चलना और रोशनी देना ये मैकेनिकल एक्टिविटी है. सिमिलरली फर्ज करें कि अगर एक इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड कार गैराज गेट है, तो अगर मैं बटन प्रेस करता हूं तो करंट का फ्लो करना उस गेट तक ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, उसके बाद उस गेट का ओपन हो जाना ये क्या है, ये मैकेनिकल एक्टिविटी है. सो हार्ट में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और मैकेनिकल एक्टिविटी दे आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर. और यहां पे एक जनरलाइजेशन भी आप याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हमेशा पहले होगी और मैकेनिकल एक्टिविटी हमेशा बाद में होगी. जैसे इन सारी एग्जांपल्स में भी हमने डिस्कस किया कि पहले इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है फिर मैकेनिकल एक्टिविटी, तो हार्ट में भी ऐसा ही होगा, पहले इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और उसके बाद फिर मैकेनिकल एक्टिविटी. सो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी प्रीसीड्स द मैकेनिकल एक्टिविटी, हम इस तरह से भी ये बात कह सकते हैं. और इन अनदर वे कि मैकेनिकल एक्टिविटी फॉलोज द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, हम इस तरह से भी कह सकते हैं सादा लफ्जों में, पहले इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी और बाद में, पहले इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और बाद में मैकेनिकल एक्टिविटी होगी. दिस इज व्हाट आई वांट यू टू रिमेंबर एट दिस पॉइंट इन टाइम. अब हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और मैकेनिकल एक्टिविटी को वन बाय वन in detail डिस्कस करेंगे. Now let's start off our discussion with the electrical activity of heart. So electrical activity के point of view से मैं एक जनरल सी बात आपसे करना चाहूँगा कि बेसिकली हार्ट जो है इसके सारे के सारे सेल्स ऑटोमेटिक हैं. जैसे हमने पहले डिस्कस भी किया था कि अगर हम हार्ट को कट करके, इसकी कोई नर्व सप्लाई भी ना हो, अगर हम इसको कट करके बॉडी से बाहर रख दें और सिर्फ इसकी न्यूट्रिशन मेंटेन कर दें बगैर किसी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन के, इट वुड कीप ऑन बीटिंग. रीजन कि ये ऑटोमेटिक है और इसके अंदर ओवरऑल करंट के फ्लो का पूरा एक पाथवे है. हम इस पाथवे को डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल in the heart we have got the SA node. अब जो SA node है खुद से इसका एक इंट्रिंसिक फायरिंग रेट है, that is 100 beats per minute. यानी कि अगर SA नोड को एक्सटर्नल इनर्वेशन से, यानी कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन से अगर इफेक्ट ना किया जाए तो खुद से इसका जो डीपोलराइज होने का या एक्टिवेट होने का जो रेट होगा वो 100 पर मिनट होगा. ये एक मिनट में 100 दफा एक्टिवेट होगा SA नोड. और उसके बाद फिर SA नोड के बाद यू सीन हियर वी हैव गॉट द एट्रिया, राइट. सो एट्रिया जो है बेसिकली अब ये कह लें कि इनका जो इंट्रिंसिक फायरिंग रेट है दैट इज 80. एंड एट्रिया के बाद हमारे पास AV नोड आता है जिसका इंट्रिंसिक फायरिंग रेट 60 है. AV नोड के बाद परकिंजी फाइबर्स आते हैं जिनका इंट्रिंसिक फायरिंग रेट 45, और परकिंजी फाइबर्स के बाद वी हैव गॉट द वेंट्रिकल्स जिनका इंट्रिंसिक फायरिंग रेट 35 है. बेसिकली हार्ट के ये जितने भी सेगमेंट्स हैं दे आर ऑल कनेक्टेड विद ईच अदर, दे आर ऑल इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड विद ईच अदर. यू सीन हियर फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ये SA नोड है. सो SA नोड के बाद बेसिकली SA नोड जो है ये डिपोलराइज होता है और यहां से जो इंपल्स है वो स्प्रेड करती है टू बोथ दी एट्रिया, और दोनों जो एट्रिया हैं ये आपस में इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड हैं. हाँ, एट्रिया और वेंट्रिकल्स के दरमियान में ये एक शीट होती है, एक सॉर्ट ऑफ इंसुलेशन होती है, और इस इंसुलेशन में एक डिफेक्ट होता है जहां से जो एट्रिया है ये बेसिकली आगे फर्दर वेंट्रिकल्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं. सो इस डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकली कम्युनिकेट कर रहे हैं, विच मीन्स तो नॉट मैकेनिकली. सो ये जो डिफेक्ट है ये इस एट्रियोवेंट्रिकुलर शीथ में, इस इंसुलेशन में, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज AV नोड. सो SA नोड से इंपल्स जो है वो जाती है टू द एट्रिया. एट्रिया से अल्टीमेटली सिर्फ एक ही जगह है जहां से वो आगे फर्दर वेंट्रिकल्स की तरफ जा सकती है, वो है AV नोड. सो AV नोड से आगे फर्दर इट मूव्स ऑन टू द परकिंजी फाइबर्स, और परकिंजी फाइबर्स से अल्टीमेटली जो इंपल्स है वो कह लें कि वेंट्रिकल्स तक पहुंचती है. हमने डिस्कस क्या किया कि SA नोड जो है इसका इंट्रिंसिक फायरिंग रेट, इसका इंट्रिंसिक फायरिंग रेट कितना है, इसका 100 है. एट्रिया का इंट्रिंसिक फायरिंग रेट 80 है. और उसके बाद फिर एट्रिया के बाद जो AV नोड है इसका इंट्रिंसिक फायरिंग रेट 60 है. परकिंजी फाइबर्स का इंट्रिंसिक फायरिंग रेट 45 है, और वेंट्रिकल्स का जो इंट्रिंसिक फायरिंग रेट है दिस इज मे बी 35.
सो अब ये है इनके इंट्रिंसिक फायरिंग रेट। अब सवाल ये पैदा होता है, अब ये डिफरेंट सेल्स हैं हार्ट के और हर एक का अपना इंट्रिंसिक फायरिंग रेट है, हर एक का अपना एक्टिवेट होने का एक रेट है, डीपोलराइज होने का एक रेट है। तो सवाल पैदा ये होता है कि हार्ट फिर किसके रेट को फॉलो करेगा, राइट? एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज कि हार्ट उसके रेट को फॉलो करेगा जिसका इंट्रिंसिक फायरिंग रेट सबसे ज्यादा है। यानी कि जो सबसे ज्यादा तेजी से जो डीपोलराइज होता है, एक्टिवेट होता है, वो अल्टीमेटली पूरे का पूरा हार्ट बाकी उसके रेट को फॉलो करेगा। फॉर एग्जांपल एसए नोड का जो इंट्रिंसिक फायरिंग रेट है ये हाईएस्ट है, ये 100 है। सो यही हार्ट के रेट को सेट करेगा, जिसका सादा लफ्जों में मतलब क्या है कि हार्ट की पेसिंग करेगा। लिहाजा नॉर्मल सिचुएशंस में एसए नोड इज द पेस मेकर ऑफ हार्ट। लेकिन फर्ज करें खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो कि एसए नोड इट्स नॉक्ड आउट, एसए नोड नॉकआउट हो गया, मे बी कोई हार्ट अटैक हुआ या कुछ भी हुआ कि एसए नोड समहाउ इसके सेल्स डैमेज हो गए, क्या अब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर देगा? नो, अभी भी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब जो एट्रिया सेकंड फास्टेस्ट इन द रो है, अब एट्रिया पेसमेकर बन जाएंगे। अगर एट्रिया भी किसी वजह से नॉकआउट हो जाते हैं, स्टिल एवी नोड इट कैन डू द पेसिंग ऑफ हार्ट एट अ लोअर रेट, सो एवी नोड पेसमेकर बन जाएगा। अगर एवी नोड भी नॉकआउट हो जाए फिर परकिंजी फाइबर्स पेसमेकर बन जाएंगे। और इवन परकिंजी फाइबर भी अगर नॉकआउट हो जाए, स्टिल द वेंट्रिकल्स वुड मैनेज टू कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये भी ऑटोमेटिक है। ये अलग बात है कि अब ये अपनी पेसिंग खुद कर रहे होंगे और जो बीटिंग रेट है हार्ट का बहुत ही कम होगा, विच वुड बी 35, विच मे नॉट बी सफिशिएंट टू सस्टेन लाइफ, राइट? सो ये ओवरऑल हमने पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रिकल पाथवे है हार्ट का, हमने उसको भी डिस्कस किया और हमने इसकी जो पेसिंग है उसको भी हमने डिस्कस किया। लेकिन अब यहाँ पे दो क्वेश्चंस राइज होते हैं। नंबर 1 कि जो एसए नोड का अगर इंट्रिंसिक फायरिंग रेट 100 है और बाकी सारे के सारे इसके अंदर जो फाइबर्स हैं या जो सेल्स हैं वो एसए नोड के रेट को ही फॉलो करने वाले हैं, तो ये कैसे होता है? पहला क्वेश्चन ये है। एंड दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर एसए नोड के रेट को फॉलो करना है हार्ट ने नॉर्मली, तो एसए नोड का इंट्रिंसिक फायरिंग रेट 100 है, तो एक्चुअल जो हमारा जो हार्ट रेट है दिस इज 72 बीट्स पर मिनट। तो ऐसा क्यों है? चलें अब हम इन दोनों क्वेश्चंस को वन बाय वन आंसर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि एसए नोड रैपिडली डिपोलराइज होगा और ये जो डिपोलराइजेशन की वेव है, इससे पहले कि एट्रिया डिपोलराइज हो, ये वेव स्प्रेड कर जाती है टू द एट्रिया और उसके बाद फिर इस एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम में डिफेक्ट के जरिए यानी कि एवी नोड के जरिए अल्टीमेटली जो इंपल्स है ये चली जाती है टू द परकिंजी फाइबर्स, राइट? और वो जो इंपल्स है इसी तरह से परकिंजी फाइबर से वेंट्रिकल्स तक चली जाती है। सो एसए नोड से जो इंपल्स है वो अल्टीमेटली पूरे हार्ट तक ट्रेवल करके चली जाती है। इससे पहले कि हार्ट के सेल्स खुद से एक्टिवेट हों, ये इंपल्स यहां से जाके उनको एक्टिवेट कर देती है। इस तरह से सारे के सारे जो चैम्बर्स हैं, राइट, कह लें कि ये सेम रेट को फॉलो कर रहे होते हैं। और फिर ये कैसे होता है कि एट्रिया और वेंट्रिकल्स ये अलग अलग टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं? सो इसका आंसर ये है कि जब इंपल्स एट्रिया से एवी नोड के जरिए परकिंजी फाइबर्स और वेंट्रिकल्स तक जाती है तो यहां पे थोड़ा सा फिर डिले आता है और इस डिले को हम कहते हैं दिस इज द एवी नोडल डिले। सो एवी नोडल डिले बेसिकली ये अल्टीमेट रीजन है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स हैं ये सेपरेटली इन टाइम कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे होते हैं, लेकिन फॉर एवरी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन देयर वुड डेफिनेटली बी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इफ द हार्ट इज वर्किंग नॉर्मली, राइट? चलो ये तो हमने एक क्वेश्चन को एड्रेस कर लिया कि अगर एसए नोड का रेट से 100 है इंट्रिंसिक फायरिंग रेट, तो बाकी सारे के सारे जो फाइबर्स हैं अल्टीमेटली वेंट्रिकल्स तक सारे के सारे इस 100 रेट को कैसे फॉलो करेंगे? तो मैंने आपको कंक्लूसिवली ये बताया कि एसए नोड से इंपल्स जनरेट होगी और वो सब तक स्प्रेड होगी इससे पहले कि वो सारे खुद एक्टिवेट हों, खुद स्टिमुलेट हों, खुद इलेक्ट्रिकली एक्टिवेट हों, वो दूसरी इंपल्स जाके उनको एक्टिवेट कर देगी और वो सेम रेट को फॉलो कर रहे होंगे। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं और वो है कि अगर इंट्रिंसिक फायरिंग रेट 100 है एसए नोड का तो हार्ट रेट भी 100 होना चाहिए था, ये 72 क्यों है? यस, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन और इसका आंसर ये है कि बेसिकली जो एसए नोड है, एसए नोड की इनर्वेशन होती है, सिंपैथेटिक इनर्वेशन भी होती है, सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक इनर्वेशन, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से भी इनर्वेशन होती है और पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से भी इसकी इनर्वेशन होती है। जो सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ये हार्ट को स्टिमुलेट करता है और उसके रेट को बढ़ाता है, या एसए नोड को ये स्टिमुलेट करेगा।
पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये इसको इनहिबिट करता है और उसके रेट को कम करता है। और हमें पता है कि जब हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन में होते हैं उस वक्त हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये मेनली ऑपरेटिव होता है। तो उस वक्त ऐसे जो एसएएनएस यानी कि सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये ऑपरेटिव नहीं होता। तो कंटिन्यूसली हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये हार्ट को थोड़ा सा सुप्रेस करके रखता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि मुसलसल इसने एसए नोड की ब्रेक पे पैर रखा हुआ हल्का सा, राइट, जिस वजह से इसका जो रेट है 100 से कम होके 72 पे आ जाता है। So this is about the electrical activity of heart. So electrical activity of heart में different concepts से एक और concept से मैंने कोशिश की है कि आपको वो सारे के सारे concepts वो sequentially deliver करूं, लेकिन इसमें अब एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं। कॉमन क्वेश्चन है कि पेसमेकर हार्ट का नॉर्मली कौन होता है, दैट इज एसए नोड, और एट्रियल वेंट्रिकल्स डिफरेंट टाइम पे कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे, दैट इज द के एवी नोडल डिले की वजह से। और उसके बाद फिर जो आपको डिफरेंट अरेज में ये जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, डिफरेंट सेल्स हैं, वो दे सकते हैं और आपसे पूछ सकते हैं इनमें से कौन सा अरे बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल फ्लो इन द हार्ट को। तो ये सीक्वेंस आपने याद रखना है कि एसए नोड से किस तरह से इंपल्स एट्रिया तक, वहां से एवी नोड के जरिए पुरकिंजी फाइबर्स और अल्टीमेटली वेंट्रिकल्स तक जाती है। तो ये सीक्वेंस भी याद रखना, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। और एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई है वो ये है कि कंटिन्यूअसली आवर हार्ट इज अंडर सम सॉर्ट ऑफ इनहिबिशन बिकॉज ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हाँ, ये अलग बात है कि जब आप फाइट, फ्लाइट या फ्राइट जैसी कंडीशंस में होते हैं, सादा लफ्जों में जब आप स्ट्रेसफुल स्टेट में होते हैं, ऑटोमेटिकली उस वक्त हमारा सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, जिस वजह से हार्ट रेट ट्रेमेंडसली इंक्रीज भी कर जाता है। So this is about the electrical activity of heart. So ये जो एनिमेशन है ये हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को बड़ी खूबसूरती के साथ रिप्रेजेंट भी कर रही है, और ना सिर्फ रिप्रेजेंट कर रही है बल्कि उसकी जो रिकॉर्डिंग है ग्राफ के ऊपर उसको भी आपको साइड बाय साइड दिखा रही है। सो बेसिकली जो ईसीजी है, ईसीजी से क्या मुराद है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, यानी कि हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की रिकॉर्डिंग ग्राफ के ऊपर। सो दिस इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। सो अब हम इस एनिमेशन के अंदर देखते हैं कि किस तरह से ईसीजी को डिफरेंट जो सेगमेंट्स हैं वो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को पिक करते हैं। ईसीजी में बेसिकली हम करते क्या है, डिफरेंट हम लीड्स अटैच करते हैं चेस्ट के साथ और लिम्स के साथ, जो कि हार्ट के डिफरेंट इलेक्ट्रिकल करंट्स को पिक करती हैं और पिक करके अल्टीमेटली उनको एक कंप्यूटर को उन करंट्स को फीड करती हैं, जो कि उसको अल्टीमेटली एक पैटर्न की शक्ल में एक पेपर पे ड्रॉ कर देता है, और उसको हम कहते हैं ये ईसीजी है। ऑलराइट, सो यू सीन हियर कि ये अब देखेंगे सबसे पहले अब क्या हो रहा है। सो यू सीन हियर कि अभी इसको दोबारा स्टार्ट होने देते हैं। सो ये एसए नोड डिपोलाइज हुआ, डिपोलाइजेशन की वेव स्प्रेड हुई। ये देखिए पहले पी वेव आई एट्रियल डिपोलाइजेशन से, अल्टीमेटली पुरकिंजी फाइबर्स तक ये इंपल्स, ये डिपोलाइजेशन की वेव जाएगी, और फिर वेंट्रिकल्स डिपोलाइजेशन होगी जिसको हम कहते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आया, और उसके बाद फिर वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन हो रही है जिसकी वजह से ये ओवरऑल कह लेंगे टी वेव आई है। सो पी वेव वंस अगेन एट्रियल डिपोलराइजेशन की वजह से पी वेव, फिर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन की वजह से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, और फिर वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन की वजह से टी वेव। सो ये मेजर वेव्स होती हैं एक ईसीजी के अंदर। आप ये पूछ सकते हैं कि सर जो एट्रियल रीपोलराइजेशन है इसकी वेव कहाँ गई, तो आई वुड से कि एट्रियल रीपोलराइजेशन की वेव इतनी छोटी है कि वो सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं हुई, बल्कि वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के अंदर ही समहाउ मर्ज हो गई है। लेकिन एग्जाम में आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ईसीजी से रिलेटेड बड़े सिंपल से वे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि एट्रियल डिपोलराइजेशन से कौन सी वेव आती है, दैट इज अ पी वेव, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन से कौन सी वेव आती है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, और वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन से कौन सी वेव आती है ईसीजी की, दैट इज द टी वेव एंड सो ऑन। इसको आगे चल के हम फर्दर डिटेल से भी डिस्कस करते हैं इस टेबल के अंदर। सो यू सीन हियर इन द एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम वी हैव गॉट द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, एंड इन द सेकंड कॉलम we have got the graphic depiction, and इसके साथ associated जो पैटर्न है वो क्या आएगा हम इसको भी डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गॉट द एट्रियल डीपोलराइजेशन। एट्रियल डीपोलराइजेशन के नतीजे में जो ईसीजी है उसके अंदर पी वेव आएगी। सो पी वेव आएगी, उसके बाद फिर जो एवी नोडल डिले है ये वाला पी वेव के बाद जो थोड़ा सा ये जो गैप आ रहा है, बेसिकली ये जो लाइन है दिस इज रिप्रेजेंटिंग द एवी नोडल डिले, और एवी नोडल डिले के बाद फिर क्या होगा, देयर वुड बी वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। सो ये जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है दिस इज रिप्रेजेंटिंग द वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। सो ये जो पी आर सेगमेंट है, राइट,
सो यू सीन है ये पी वेव और ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के दरमियान में ये जो पी आर सेगमेंट है ये एवी नोडल डिले को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इज रिप्रेजेंटिंग द वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। और उसके बाद फिर वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन इज बीइंग डिपिक्टेड बाय द टी वेव। और उसके बाद फिर टी वेव के बाद ये जो स्ट्रेट लाइन आ गई है इस वक्त हार्ट न्यूट्रल पोजीशन में है, ये आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है, सो देयर इज नो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द हार्ट। अब जब नेक्स्ट बीट आएगी अगेन दोबारा फिर पी वेव आएगी और फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और उसके बाद फिर दोबारा टी वेव, एंड दैट्स हाउ इट वुड कीप ऑन गोइंग। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि एट्रियल डीपोलराइजेशन वुड रिजल्ट इनटू व्हिच वेव ऑन ईसीजी? आंसर इज पी वेव। एंड similarly, ventricular depolarization would result into which wave on ECG? Answer is QRS complex. Similarly, the ventricular repolarization would result into which wave on the ECG? And the answer is T wave. So ये तीन मेजर क्वेश्चंस हैं जो कि रियल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे ये बात भी याद रखिएगा कि मैंने आपको एक उसूल बताया था कि मैकेनिकल एक्टिविटी वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के बाद आएगी। सो अगर आपसे एग्जाम क्वेश्चन पूछता है कि atrial contraction would take place before the P wave and or it will coincide with the timing of the P wave और इट विल हैपन आफ्टर द पी वेव, तो हमें पता है कि मैकेनिकल एक्टिविटी बाद में आनी है। सो लिहाजा टाइम फ्रेम के अंदर जब एट्रियल डीपोलराइजेशन हुई तो इसके बाद जाके क्या होगा, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन आएगी। सिमिलरली जब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हुई, या यहाँ पे हम देखते हैं वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन जब हुई इसके बाद जाके क्या आएगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन आएगी। इस तरह से जब वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन हुई इसके बाद वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे। सो असूल याद रखिएगा कि मैकेनिकल एक्टिविटी ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के बाद होनी है। ऑलराइट, सो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इट प्रीसीड्स द मैकेनिकल एक्टिविटी। अब देख सकते हैं कि एट्रियल डीपोलराइजेशन पहले होगी और एट्रियल सिस्टली या एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन बाद में, एट्रियल रीपोलराइजेशन पहले होगी और एट्रियल रिलैक्सेशन या डायस्टली बाद में, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन पहले होगी और वेंट्रिकुलर सिस्टली बाद में, सिमिलरली वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन पहले होगी और वेंट्रिकुलर डायस्टली बाद में। और एट्रियल डीपोलराइजेशन को किससे रिप्रेजेंट किया गया है ईसीजी में, विद द पी वेव। सो पी वेव के बाद एट्रियल सिस्टली। एट्रियल रीपोलराइजेशन के लिए ऐसा कोई वेव नहीं है सिग्निफिकेंट। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट किया गया है विद द QRS कॉम्प्लेक्स। सो जो वेंट्रिकुलर सिस्टली आएगी वो QRS कॉम्प्लेक्स के बाद आएगी, और फिर वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट किया गया है विद द T वेव। सो वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन जो आनी है वो T वेव के बाद जाके आनी है। सो ये हमारा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी प्रीसीड्स द मैकेनिकल एक्टिविटी। ये बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल एरिया है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और आई होप कि अब आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं इससे रिलेटेड वो बिल्डअप हो गए हैं। एंड नाउ व्हेन will read your textbook, you will enjoy the reading of the textbook of this particular conceptual topic. So ये फोटोग्राफ है यू सीन हेयर। इस फोटोग्राफ को हम देखते हैं, इस फोटोग्राफ में ईसीजी गिवन है, इसमें एक्स एक्सिस के ऊपर से ये टाइम है, अल्टीमेटली यहाँ पे मिली वोल्ट्स के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ग्राफ में रिकॉर्ड किया गया है। सो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये पी वेव है और ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है और अल्टीमेटली ये फिर हमारे पास टी वेव है। सो पी वेव बेसिकली ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एट्रियल डीपोलराइजेशन को, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को, और उसके बाद फिर टी वेव रिप्रेजेंट कर रही है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को। तो जो एट्रियल सिस्टली है ये कहाँ पे आ रही है, ये आ रही है आफ्टर द पी वेव। वेंट्रिकुलर सिस्टली कहाँ पे आ रही है, आफ्टर द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। और वेंट्रिकुलर जो डायस्टली है या रीपोलराइजेशन वो कहाँ पे आ रही है, वो आफ्टर द टी वेव आ रही है। ये जो एट्रियल डायस्टली यहाँ पे आ रही है ये बेसिकली रॉन्ग है, दिस इज नॉट वेरी प्रिसाइजली ड्रॉन। इसी तरह से ये जो एट्रियल सिस्टली है ये भी इस डायग्राम में बहुत प्रिसाइजली ड्रॉन नहीं है, इसको कोइंसाइड करा दिया गया है विद द पी वेव, लेकिन एक्चुअली ये पी वेव के फौरन बाद एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन आनी है समवट ओवर हियर। सो आई होप दैट नाउ यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। Now let's talk about the mechanical activity of heart, and specifically we'll be focusing on the ventricles. So ventricles के point of view से we have got the ventricular diastole during which ventricular filling होती है, and we have got the ventricular systole. So अब ज़रा गौर करें कि ओवरऑल ये सीन है कि यहाँ पे एट्रिया में यानी कि राइट और लेफ्ट एट्रिया में ब्लड फिल्ड है, और इनिशियली वेंट्रिकुलर डायस्टोली में इनिशियली क्या होता है,
पैसिवली जो ब्लड है वो फ्लो कर रहा होता है फ्रॉम द एट्रिया टू द वेंट्रिकल्स, और ये पैसिव फीलिंग है, अभी एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुई, राइट। सो एट्रिया ने ओवरऑल जो ब्लड एट्रिया के अंदर जो ब्लड कलेक्ट हुआ था, जैसे कि राइट एट्रियम में सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के जरिए और लेफ्ट एट्रियम में पुल्मोनरी वेन्स के जरिए फ्रॉम द राइट एंड द लेफ्ट लंग्स, वो जो ब्लड जब यहाँ पे एक्युमुलेट हुआ था उसके एक्युमुलेशन की वजह से ही प्रेशर बिल्डअप हुआ एट्रिया में। उस प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर यहाँ पे बिल्डअप हुआ, उस प्रेशर ने जो वेल्व्स हैं, जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स हैं, इनके प्रेशर को ओवरकम किया, ऑटोमेटिकली ब्लड का फ्लो स्टार्ट हो गया इनटू द वेंट्रिकल्स। सो पैसिव फीलिंग हुई, और उसके बाद फीलिंग यू कैन सी हियर द फीलिंग इज कंटिन्यूड, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फीलिंग जो एट्रिया है ये कॉन्ट्रैक्ट भी करेंगे ताकि ये इवैक्यूएट हो सके इनटू द ventricles, and now the actually the blood is inside the ventricles, और ultimately blood ventricles में जब blood आया तो यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हुआ, जिस वजह से क्या हुआ, इस प्रेशर बिल्डअप होने की वजह से ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स हैं ये वेल्व्स हो गए क्लोज, और सो एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स क्लोज हो गए। और उसके बाद जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट किया, जब एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट की, तो इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हुआ, या इसके अंदर जो प्रेशर बिल्डअप हुआ फर्दर, उससे सेमिलुनर वेल्व्स हैं ये ओपन हो गए। सो ये जो वेल्व्स क्लोज हुए, इनके क्लोजर की वजह से ये जो साउंड प्रोड्यूस होगा दैट वुड बी द लूब साउंड, दैट वुड बी द लूब साउंड। और उसके बाद फिर जब वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो अल्टीमेटली जब प्रेशर बिल्डअप हुआ, इससे सेमिलुनर वेल्व्स ओपन हुए और ब्लड इट स्टार्टेड गोइंग पास्ट दी सेमिलुनर वेल्व्स, और फिर जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे दोबारा तो यहाँ पे प्रेशर दोबारा डिक्रीज होगा, और फिर एट दैट टाइम जो सेमिलुनर वेल्व्स हैं वो अल्टीमेटली क्लोज होंगे, और इनके क्लोज होने की वजह से जो आएगा वो जो साउंड आएगी उसको हम बोलेंगे दैट इज द डूब, दैट इज द डूब साउंड। लेकिन यहाँ पे इस फोटोग्राफ के अंदर आप देख सकते हैं सेमिलुनर वेल्व्स अभी जस्ट ओपन हुए हैं और वेंट्रिकल्स ने ब्लड को इजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो वेंट्रिकुलर सिस्टली के बाद जब वेंट्रिकुलर डायस्टली आएगी दोबारा, उस वक्त ये जो वेल्व्स हैं सेमिलुनर वेल्व्स ये दोबारा क्लोज होंगे और इनके क्लोजर की वजह से डूब साउंड आएगी। सो ये जो दो इंपॉर्टेंट साउंड्स हैं इनको आपने याद रखना है, इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि लूब साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, आंसर इज क्लोजर ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स। एंड अगर आपसे पूछा जाए कि द डूब साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज ड्यू टू द क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वेल्व्स। तो ये बात आप याद रखिएगा कि जो साउंड्स ने प्रोड्यूस होना है इन्होंने वेल्व्स की ओपनिंग से नहीं बल्कि क्लोजिंग से प्रोड्यूस होना है। सो वेल्व ओपनिंग में साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा, जब ये क्लोज होगा तब ये साउंड को प्रोड्यूस करेगा। सो इनकी जो रीजनिंग है उसको आप लोग याद रखिएगा। सो यू सीन हियर दिस वाज अबाउट द हार्ट साउंड्स, और हमने खास तौर पे जो मैकेनिकल एक्टिविटी है विद रिस्पेक्ट टू वेंट्रिकल्स हार्ट की उसको भी देख लिया। और वंस अगेन इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स दे आर वर्किंग इन हार्मनी विद ईच अदर। सो अगर ये हमारे पास कह लें कि अगर ये लेफ्ट हैंड है ये एट्रिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट हैंड अगर वेंट्रिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हेन द एट्रिया आर कॉन्ट्रैक्टिंग वेंट्रिकल्स वुड बी रिलैक्सिंग, व्हेन द वेंट्रिकल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग एट्रिया वुड बी रिलैक्सिंग, एंड दैट्स हाउ दे आर वर्किंग इन हार्मनी विद ईच अदर। सो अब हम कार्डियक साइकिल के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनको समराइज करते हैं। सो वी हैव गॉट द समरी ऑफ कार्डियक साइकिल इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम में हमारे पास फेज है, और उसके बाद फिर सेकंड कॉलम में वी हैव गॉट द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, और उसके बाद फिर मैकेनिकल एक्टिविटी, और ब्लड फ्लो कहाँ से कहाँ पे होगा इसको हम डिस्कस करेंगे। सो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आपको पता है कि ये पहले होनी है, और जबकि मैकेनिकल एक्टिविटी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को फॉलो करेगी, ये बाद में होनी है। कीप दिस प्रिंसिपल इन योर माइंड। So first of all we have got the atrial systole. So atrial systole या atrial contraction से पहले जो होगा क्या वो होनी है atrial depolarization, और atrial depolarization के नतीजे में you will get the P wave, और एट्रियल डीपोलराइजेशन के नतीजे में क्या होगा, फिर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है जिसको हम एट्रियल सिस्टली कह रहे हैं, और इसकी वजह से जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स हैं वो भी अल्टीमेटली ओपन हो जाएंगे, और अल्टीमेटली इस वेल्व्स की ओपनिंग के नतीजे में हमें पता है कि इस वक्त जो प्रेशर है वो एट्रिया में ज़्यादा है और वेंट्रिकल्स में कम है, तो क्योंकि वेंट्रिकल्स एट दैट टाइम रिलैक्स कर रहे होंगे जब एट्रियल सिस्टली चल रही है। सो राइट एट्रियम से जो ब्लड है वो फ्लो करेगा टू द राइट वेंट्रिकल, एंड इट वुड बी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जबकि लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल तक ब्लड फ्लो करेगा, एंड इट हैज़ टू बी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट वी हैव गॉट द वेंट्रिकुलर सिस्टली। वेंट्रिकुलर सिस्टली के साथ एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है दैट इज द QRS वेव या QRS कॉम्प्लेक्स, बेसिकली ये आती है बिकॉज ऑफ द वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। सो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के नतीजे में क्या होगा, अल्टीमेटली
वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स हैं, चूंकि अब प्रेशर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वेंट्रिकल्स में प्रेशर बिल्डअप हो गया है, तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स क्लोज होंगे एंड दिस क्लोजर वुड प्रोड्यूस द लूब साउंड एंड अल्टीमेटली इसी दौरान जो सेमिलुनर वेल्व्स हैं वो भी ओपन हो जाएंगे। और होगा क्या फिर सेमिलुनर वेल्व्स की ओपनिंग के नतीजे में कि राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये पुल्मोनरी ट्रंक में फ्लो करेगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये एओर्टा की तरफ फ्लो करेगा। एंड देन वी हैव गॉट द एट्रियोवेंट्रिकुलर डायस्टली। बेसिकली एट्रियल सिस्टली डायस्टली की वजह से तो कोई खास सेपरेट वेव नहीं आती, लेकिन जो वेंट्रिकुलर डायस्टली है इसकी वजह से हमारे पास टी वेव आती है। सो दिस इज बेसिकली द या टू बी मोर स्पेसिफिक वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन की वजह से टी वेव आती है और वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन के बाद वेंट्रिकुलर डायस्टली हमारे पास आनी है। एनीवेज, सो एट्रिया एंड द वेंट्रिकल्स ये रिलैक्स करेंगे एज अ रिजल्ट ऑफ दैट। सो जब वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन हो गई उसके बाद फिर एट्रिया और वेंट्रिकल्स ये रिलैक्स करते हैं, स्पेसिफिकली द वेंट्रिकल्स दे आर रिलैक्सिंग। और इससे होगा क्या कि जो सेमिलुनर वेल्व्स हैं चूंकि अब उनके ऊपर प्रेशर रिड्यूस हो गया है क्योंकि वेंट्रिकल्स नाउ दे आर रिलैक्सिंग, सेमिलुनर वेल्व्स अब क्लोज होंगे एंड क्लोजर ऑफ द सेमिलुनर वेल्व्स वुड प्रोड्यूस द डूब साउंड। सो इस तरह से हार्ट जो है हार्ट की साइकिल में आप कह लें कि दो साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं, लूब बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स एंड डूब साउंड बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ द सेमिलुनर वेल्व्स। सो इस तरह से हार्ट को अगर आप स्टेथोस्कोप की मदद से सुनते हैं तो आपको दो साउंड सुनाई देती हैं, लूब एंड डूब, राइट। सो लुब डुब लुब डुब लुब डुब, दैट्स हाउ यू एक्चुअली लिसन द हार्ट साउंड्स। सो उसके नतीजे में अल्टीमेटली फिर होगा क्या कि जो वीना केवा है, जैसे सुपीरियर और इंफीरियर वीना केवा, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में फ्लो करेगा, जबकि पुल्मोनरी वेन्स से अल्टीमेटली जो ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में फ्लो करेगा जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और उसके बाद फिर नेक्स्ट साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। सो ये जो हाईएस्ट यील्ड फैक्ट्स थे कार्डियक साइकिल के, उनको इस टेबल के अंदर मैंने समराइज करने की कोशिश की है। सो आई हैव गॉट अ क्वेश्चन फॉर यू एट दिस स्टेज, नंबर ऑफ कोरोनरी आर्टरीज अराइज फ्रॉम बेस ऑफ एओर्टा इज। सो ये जस्ट एक रैंडम एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है कि जो बेस ऑफ एओर्टा से जो कोरोनरी आर्टरीज अराइज होती हैं वो कितनी होती हैं, 1 2 3 और 4। तो बेस्ट रिस्पॉन्स इसका है कि 2। बेसिकली एक पेयर है कोरोनरी आर्टरीज का कह लें कि जो कि बेस ऑफ एओर्टा से अराइज होगा और जिसने राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जिन्होंने फिर हार्ट को खुद से सप्लाई देनी है। सो कोरोनरी आर्टरी बेसिकली ये वो आर्टरीज हैं जिन्होंने हार्ट को सप्लाई देनी है। सो दैट्स ऑल अबाउट हार्ट। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हानिया फ़ारूक है। मैंने एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए टॉप ग्रेड का इस्तेमाल किया। मेरे एमडी कैट में 210 में से 175 मार्क्स थे। टॉप ग्रेड एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूल है बहुत वसी, जो कि ऑथेंटिक रिसोर्सेज से लिया गया है। बच्चों की तैयारी के लिए इन्होंने वीडियो लेक्चर्स दिए हैं, फास्ट रिवीजन नोट्स दिए हैं जिनके ज़रिए आप फौरी तौर पर पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं। टॉप ग्रेड एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मैं हर तालिब इल्म को टॉप ग्रेड रेकमेंड करूँगी जो ये चाहता है कि उसके अच्छा स्कोर आए एंट्री टेस्ट में और वो अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर दुनिया में अपना नाम बना सके और अपने वालिदैन का नाम रोशन कर सके। शुक्रिया।